नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.3 के बारे में ही, और इसके दो जो पार्ट है वो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 3 में इस एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन की बात होने वाली है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, जिसका पहला पॉइंट है उसमें बताया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका जो हल है उसके लिए सबसे पहले हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो प्रश्न की भाषा को समझना है। प्रश्न को एक बार आप रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ पर ये बात, पहले सेंटेंस में ये बात तो क्लियर हो गई कि दो संख्याओं की बात हो रही है। अंतर 26 है, ये कोई कंडीशन है, इसको अपन आगे यूज करेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ये भी कंडीशन है, इसको भी हम यूज करेंगे। उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ने से पता चल गया कि यहाँ पर दो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम दोनों संख्याओं को पहले मानेंगे। माना पहली संख्या अक्ष तथा दूसरी संख्या y है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहले सेंटेंस में बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमारे पास में दो संख्याएं कौन कौन थी? x और y, क्योंकि अपन यहाँ मान चुके हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। और आपके पहले सेंटेंस में बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब माइनस लगाना है यहाँ। और ये कितना बता रखा है? 26, तो बराबर में लिखना 26। आपको पता है कि अपन इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले वाला जो समीकरण था वहाँ से x या y किसी भी एक का मान निकालते थे। तो अपन यहीं से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान ज्ञात करेंगे तो बराबर में 26 तो था ही, माइनस का y इधर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। इसी प्रकार आगे इसने बोला है अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा करना कहीं न कहीं। अब 3 गुणा 2 गुणा ऐसा कहीं बोला जाए
तो पहले दी गई दोनों संख्याओं को ऐसे बराबर में लिख दें। अब इसने बोला है पहली संख्या, देखो नाम किसका आ रहा है, एक संख्या, इसका मतलब पहली वाली संख्या की बात कर रहे हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है। अब ये 3 गुणी है कौन, जिसका नाम पहले आ रहा है वो है 3 गुणी, इसका मतलब ये 3 गुणी है। तो इस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर बनाने के लिए जिधर वो 3 गुणा बोल रहा है उधर 3 से गुणा ना करके यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। बात तो क्लियर हो रही होगी आपको। 3 गुणा यह बता रखा है, तो हम 3 इधर गुणा नहीं करेंगे, दूसरी साइड में करेंगे ताकि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाए। इधर गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 गुणा तो पहले से था और 3 से यदि अपन गुणा और कर देते तो 9 गुणा हो जाती। समीकरण के दोनों पक्ष वो बराबर नहीं होते। इसके आगे ये कोई समीकरण नहीं बनना है, समीकरण बन चुका है समीकरण नंबर 2। अब बाद में कोई समस्या नहीं है। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में हम किसका मान रखेंगे, यहाँ हमने अक्स जो है अक्स का मान निकाला है, तो हम लिखेंगे अक्स का मान रखने पर, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 से 2 में या 2 से 1, एक ही बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 1 से 2 में लिख रहे हैं तो जहाँ ये अक्स है वहाँ पर ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 प्लस y। समीकरण नंबर 1 में अक्स का मान ये था, इसलिए हमने इस अक्स की जगह ये लिख दिया। बराबर में क्या आ रहा है 3y। यहाँ से अक्स गायब हो चुका है, हम मान निकालना चाहते हैं y का, तो जहाँ जहाँ y है उनको एक तरफ करेंगे। तो ये y तो देखो बराबर के इधर पहले से ही था, इन 3y को इधर लेके आ जाएंगे तो y के दोनों पद एक तरफ हो गए। अब बच गए ये 26 को उधर भेज दो तो ये किसका हो जाएगा माइनस। ये प्लस की संख्या ये माइनस की है तो घटाना पड़ेगा। एक y में से 3y घटाएंगे तो 2y बचेंगे। अब कई कह रहे हैं कि एक y में से 3y नहीं घट रहा है, कोई बात नहीं, 3y में से 1y घटा दो, 2y तो बचेंगे ना। 2y बचेंगे लेकिन वो किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली। तो बड़ी संख्या जिस निशान की होगी घटाने के बाद आपका उत्तर उसी निशान का लिखा जाएगा। इधर -26 पहले से था, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। अब हम y का मान निकालेंगे तो 2 इसके बट्टे में जाएगा 26 के बट्टे में, तो y का मान कितना हो गया 13। y का मान जो आ रहा है ये y का मान अपन कौन से समीकरण में रख देंगे, पहले समीकरण में। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 1 ये है, इस समीकरण में जहाँ पर भी y आ रहा है वहाँ पर अपन 13 लिख देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अक्स बराबर 26 प्लस 13, ये हो गया 39। अक्स का मान आ गया, y का मान आ गया। हमने यहाँ पर स्टार्ट में क्या माना था, पहली संख्या अक्स है तथा दूसरी संख्या y है, तो दोनों रिजल्ट हमारे पास में आ चुके हैं 39 और 13। तो हम कह सकते हैं कि अतः दोनों संख्याएं 39 तथा 13 है। अंत में अपन ये सेंटेंस लिख देंगे और इस प्रकार से आपका पहला जो पॉइंट है इसका रिजल्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप एक बार अच्छे से उसको पढ़ लें, क्योंकि इन प्रश्नों में समीकरण बनाने से पहले प्रश्न में जो भी भाषा दी जाती है उस भाषा को समझना ज़रूरी होता है। यदि प्रश्न की भाषा आप लोगों को समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या अक्सर से कि जो प्रश्न में दिया जाता है, जो बात वो कहना चाह रहा है वो बात हम समझ नहीं पाते हैं, और वो पर्सन की बात ही नहीं समझ पाए तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये सब आप जानते ही हैं। तो देखिए अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें बोला गया कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से
18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि हम जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं उससे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण होने चाहिए, तो समीकरण अपन इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसके लिए पहले प्रश्न को समझ लें। दो संपूरक कोण है, दो कोण कैसे हैं? संपूरक। ठीक है, अब संपूरक क्या है ये बात भी हम करेंगे। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो जो दो संपूरक कोण बता रहा है उसमें एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। तो इसी भाषा के अनुसार हम थोड़ा समझ पाए कि जो दो संपूरक कोण है इसमें एक बड़े कोण के लिए बोल रहा है, एक छोटे कोण के लिए। जैसा वो बोल रहा है ठीक वैसा ही हम मान लेंगे और लिखेंगे, माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण अक्ष तथा छोटा कोण y डिग्री है। ये अक्ष जो है ये भी डिग्री में ही हम लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न में बोला भी गया है 18 के आगे कि 18 डिग्री अधिक है। अब देखो दो समीकरण कैसे बनेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक यहाँ पर एक शब्द आ रहा है संपूरक। पहले ही संपूरक शब्द को समझना जरूरी है। संपूरक कोण किनको बोलते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। हम दो कोणों की बात कर रहे हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संपूरक कोण। और यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। मान लीजिए कोई भी दो कोण है, यहाँ पर कोई भी कोण है, मान लीजिए ए है और ये बी है। यदि उनका योगफल 180 डिग्री है दोनों कोणों का, तब ये दोनों क्या होंगे? समपूरक। ठीक है, और यदि इन्हीं मान लीजिए कोण ए है, दूसरा कोण बी है। ए बी का मतलब अज्ञात है, हमें पता नहीं क्या है दोनों, लेकिन दोनों का योगफल क्या है? 90 डिग्री। तब ये दोनों कोण क्या होंगे? पूरक। कैसे कोण होंगे? पूरक कोण। तो देखो संपूरक से ही एक बात तो क्लियर हो गई कि जो दो कोण हमने माने अक्स और वाई, उनका योगफल क्या होना चाहिए? 180। क्योंकि संपूरक की परिभाषा मैंने बता दी, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री है। इसका मतलब संपूरक जो शब्द आपका, इसी में एक समीकरण छुपा हुआ है। आपने जो दोनों समीकरण दो कोण जो माने हैं उनका योगफल है वो आप 180 डिग्री लिखेंगे। अब चलो ये डिग्री है वो हम लास्ट में लगा देंगे फाइनल रिजल्ट में। अब यहाँ देखिए अक्स या वाई किसी एक का मान निकालो। मान लो हम अक्स का मान निकालना चाहते हैं तो ये हो गया 180, वाई को इधर भेज देंगे, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण और बनाना है, वो कैसे बनेगा? देखिए जो दो संपूरक कोण है उनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मैं आपको एक बात बताऊं, तो किसी भी प्रश्न में अधिक या कम बोला जाता है वो हमेशा अंतर होता है। इस बात को निश्चित कर लें। समीकरण बनाने का तरीका बड़ा आसान बता रहा हूँ। किसी भी प्रश्न में ये दो राशियों के बारे में ये बोला जाए कि पहली संख्या इससे इतनी अधिक है या कम है, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। एक बात तो ये क्लियर कर लो। तो यहाँ से लेकर के बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि दोनों कोणों का अंतर है वो 18 है। तो बड़ा कोण ये है, छोटा कोण ये है। अधिक या कम से हम क्या समझे कि अंतर है, और वो अंतर कितना बता रखा है? 18। इसको बिना कुछ बदलाव किए समीकरण नंबर 2 बना देंगे। और समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखेंगे? अक्ष का, क्योंकि हमने अक्ष का ही मान निकाला। यहाँ पर अक्ष का मान रखने पर तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ये जो अक्ष है इसकी जगह ये लिखेंगे। अब इस अक्ष के पहले कोई संख्या गुणा में तो है नहीं, न ये संख्या माइनस की है, तो इसको हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। -y बराबर 18।
यहाँ पर x गायब हो चुका है, y आ रहा है 2 जगह पे, और दोनों निशान कैसे हैं? एक जैसे। एक जैसा हो जाता है, जुड़ जाता है। एक जैसा निशान होगा जुड़ेगा, अलग अलग निशान होगा घटेगा। एक जैसा निशान है तो जुड़ेगा, एक y ये एक y ये, 2y हो गए, लेकिन ये दोनों किसके हैं? माइनस के हैं, तो माइनस के 2y हो गए। बराबर में 18 था ही, 180 का इधर क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, -2y बराबर 18 में से 180 डिग्री घटाएंगे, नहीं घट रहा है कोई बात नहीं, इसमें से ये घटा लो, 162 डिग्री बचेगा। डिग्री चलो लास्ट में लगाएंगे हम, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, घटाने के बाद जो उत्तर बचता है वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इसका पता कैसे चलेगा? बड़ी जो संख्या है उसके चिन्ह से। तो अपन पहुंच गए यहाँ तक, -2y और बराबर -162, तो ये माइनस माइनस इसको काटेगा, 2y बराबर हो गया 162। हम y का मान निकालना चाहते हैं तो 2 का इसमें भाग लगा दो, 2 का भाग जाएगा तो ये हो गया 81, y का मान 81 हो गया। अब y का मान अपन कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में ही रखने के लिए बोलेंगे आप, क्योंकि काम थोड़ा फास्ट होगा। समीकरण नंबर 1 कौन सा अपना? ये है, चलो रखो यहाँ पर। x बराबर 180 माइनस y की जगह हम कितना रखेंगे? 81, और जब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 99। तो x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, और हमें वो दोनों कोण पूछे गए थे, तो हम बोल देंगे अतः कोण क्या क्या होंगे? लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः कोण। एक कोण हो गया 99 डिग्री, ये डिग्री लगा दो, दूसरा कोण हो गया 81 डिग्री। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। एक बार थोड़ा फास्ट दोबारा समझा दूं। उत्तर समझ में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, इसके लिए मैं ऐसा प्रयास करता हूं कि आपको पक्का ही समझ में आएगा। तो इसका रिजल्ट है, इसका सॉल्यूशन है, उसके समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको समझना क्या है? क्वेश्चन को समझना है कि प्रश्न में मुझे क्या दिया गया है और जो पूछा गया है उसके लिए मुझे करना क्या है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, यहाँ तक की लाइन में बात आ गई कि एक तो बड़ा कोण तो कितने हैं? 2 बता रखे हैं, वो दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक हैं। फिर 2 कोणों में एक कोण को बड़ा बता रखा है, एक को छोटा। इसी लाइन के अनुसार अपन पहली लाइन है, मानने वाली जो लाइन है वो निर्धारित करेंगे। माना 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण है, उसको x मान लो, छोटे कोण को y मान लिया। तो बड़ा कोण हो गया x डिग्री, छोटा कोण हो गया y डिग्री। फिर ये जो संपूरक शब्द है ये ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। तो इसका मतलब संपूरक का मतलब हो गया कि आपने जो दो कोण माने x और y, उनको जोड़ करके 180 डिग्री के बराबर लिखना है। यहाँ से x का मान निकाल लिया। फिर दूसरी स्थिति में यहाँ पर बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब वो चाहे 18 डिग्री अधिक बता रहा है चाहे कम बता रहा है, कोई भी दो संख्याओं के लिए अधिक या कम बोल रहा है तो वो क्या है? अंतर है। इसलिए x और y का अंतर 18 बता दिया। कम या अधिक से भ्रमित मत होना, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, दोनों ही स्थिति में वो अंतर होगा। और उसको समीकरण नंबर 2 बनाते हुए समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में मान रख दिया। इसको आपने सोल्व कर दिया, हमें y का मान मिल गया 81। y का जो मान मिल रहा है उसको हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में, जैसा हमने यहाँ रखा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा? x का मान, और यही तो हमें आवश्यकता थी। अंत में लिख देंगे अतः एक कोण तो हो गया 99 डिग्री, दूसरा कोण हो गया 81 डिग्री। ये आपका दूसरा जो पॉइंट है ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो आप अपनी बुक में अच्छे से समझें। हालांकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ ताकि उसको देख देख करके रिजल्ट आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएँ। क्वेश्चन लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन विद्यार्थी के सामने नहीं हो तब तक रिजल्ट समझना मुश्किल होता है। इसलिए पॉइंट नंबर 3 जो है वो आप ध्यान से समझेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में
खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक का मतलब होता है एक। प्रत्येक बल्ले का मूल्य तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बार प्रश्न को फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पहला जो सेंटेंस है उसमें जो भी क्वांटिटी दी गई है उसकी सहायता से पहला समीकरण बनेगा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, तो यहाँ से दूसरा समीकरण बन जाएगा। पूछा क्या गया इस पे अपने को विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक का मतलब एक बल्ले का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों यही हमको नोट करना था कि हमसे पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम पहली जो लाइन है मानने वाली वो मानते हैं। तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे कि माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः x रुपये तथा y रुपये है। हमने क्या किया है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया, एक गेंद का मूल्य y रुपये। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार क्या चीज़ है भाई? प्रश्नानुसार का मतलब ये नहीं कि आपके अनुसार या मेरे अनुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये हुआ कि प्रश्न में जो क्वांटिटी दी गई है उसके अनुसार हम काम करेंगे। देखिए, एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान रखा है, यहाँ बल्ले कितने खरीदे गए हैं? 7। तो ज़्यादा का मूल्य जब पूछा जाता है गुणा करते हैं, तो 7 के साथ में x क्या होगा? गुणा होगा। ये लो गुणा हो गया, पास में लिखते गुणा हो जाता है। एक गेंद का मूल्य y है, यहाँ गेंद कितनी खरीदी है? 6, तो ये हो जाएगा 6y। इनका कुल मूल्य बताया गया है 3800। यहाँ से हम क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। मान लीजिए हम x का निकालना चाहते हैं, तो एक बार इसको ऐसा कैसा नोट करेंगे, 3800 6y इधर चला जाएगा माइनस, और अब x का मान निकालेंगे तो 3800 माइनस 6y, ये गुणा में जो 7 था यहाँ लिखा जाएगा बटे में, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 को सरल क्यों किया हमने? क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और प्रतिस्थापन विधि में पहले वाले समीकरण से हम लोग या तो x का या y का मान ज्ञात कर रहे थे। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए आप यहाँ से अगला सेंटेंस वो पढ़ेंगे। बाद में उसने 3 बल्ले, अब एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 का कितना हो गया? 3x। गुणा करते हैं। एक गेंद का y है तो 5 गेंद खरीदी है, तो ये हो गया 5y। इनका कुल मूल्य बताया गया 1750 रुपये। इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखेंगे? x का मान। x का मान रखने पर चलिए कैसे रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 और x गुणा है, तो पहले तो ऐसे लिखेंगे 3 गुणा, और अब x की जगह ये संख्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। इसके आगे जो भी है उसको ऐसा कैसा नोट करना है, 5y बराबर 1750। हमने क्या किया, समीकरण नंबर जो 2 था उसमें केवल जहाँ x आ रहा है वहाँ तो ये लिख दिया, और बाकी ऐसा कैसा लिखा। आप देखो ये 7 3 से तो कट नहीं रहा है, अब जब नहीं कटेगा तो ये 3 अंदर गुणा हो जाएगा कोष्टक वाली दोनों संख्याओं से।
तो 3 को यहाँ गुणा करने पर ये बनेगा 11,400 माइनस 3 को यहाँ गुणा कर दो 6 3 18 वाई। एक काम ओपन और कर लेते हैं। देखो इनके बटे में कुछ नहीं, इनके बटे में कुछ नहीं, केवल हमारे पास में ये सिंगल संख्या है। तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये 7 है ना, सीधा इससे और इससे दोनों से गुणा कर दो, अपने आप सेट हो जाएगा। 7 को जब यहाँ गुणा करेंगे ये बनेगा 35y, और 7 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा 7 5 35 17 7 119 से 119 से और 3 122, ये 12,250 बन जाए। हमने क्या किया है, इसको तो इससे गुणा कर दिया, इनके बटे में कुछ था नहीं, जब बाकी के बटे में कुछ नहीं हो तो ये आपका एलसीएम होता है, और एलसीएम है बाकी संख्याओं से गुणा कर दो, हो गए सरल। अब 7 बटे में मत लिखना, क्योंकि 7 को अपन इन दोनों से गुणा कर दिया है। हम यहाँ y का मान निकालेंगे, क्योंकि x तो गायब हो चुका है। बोल सर x का मान निकाली, भाई x का मान निकालूँ कहाँ से, x तो गायब हो गया, हमें तो y का मान निकालना है यहाँ से। तो ये संख्या माइनस ये प्लस है, तो इसमें से ये घटेगा, 35y में से 18y घटाएंगे तो बचेगा 17y बराबर, ये 11,400 उधर भेज देंगे, 12,250 में से 11,400 घटाएंगे, 17y बराबर 12,250 में से जब ये घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 850, और y का मान निकालेंगे तो 850 के बटे में आएगा 17, ये जो गुणा में 17 था, 17 का भाग 85 में कितनी बार जाता है, 5 बार, ये आगे 0 बचा हुआ है, तो ये हो गया 50, तो y का मान आ गया हमारे पास में कितना, 50, ये आपका y का मान। y का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो मान हम पर कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में किस प्रकार से रखते हैं, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, x बराबर 3,800 माइनस 6 गुणा y का मान तो कितना आ गया, 50 आ रहा है, तो ये लो y की जगह 50 लिख दिया, बटे कितना है 7, 3,800 माइनस 6 को इसे गुणा कर दो, ये हो गया 300 बटे 7, 3,800 में से 300 घटा देंगे, ये बचेगा 3,500 बटे 7, और 7 का यहाँ भाग लगा देंगे, 7 के पाड़े में 5 बार बोलने पर 35 आता है, 2 शून्य ये रहे तो ये हो गए 500, तो हमारे पास से यहाँ x का मान आ गया 500। तो आपको ध्यान होगा हमने x किसको माना था, x माना था एक बल्ले का मूल्य, y क्या माना था, एक गेंद का मूल्य। तो एक बल्ले का मूल्य हो गया 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपये। ये लाइन अपन अंत में लिख देंगे कि आता है एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो ये गेंद और बल्ले की बात होगी। कई लोग तो गेंद बल्ले से घबरा रहे थे, लड़के जो लोग हैं वो तो काफ़ी क्रिकेट के दीवाने हैं। तो जहाँ तक क्रिकेट के दीवाने हैं तो बॉल और बैट की बात आते ही वो तो खुश हो गए। लड़कियों को थोड़ी परेशानी थी, लेकिन जैसे ही पर्सन को सरल किया लड़कियों की परेशानी भी वो दूर हो गई है। हम इसके बाद अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, उसकी बात करेंगे। लेकिन सभी विद्यार्थी ध्यान दें, चौथा जो पॉइंट है वो एक टेक्निकली पर्सन है, उसको थोड़ा विशेष गौर से समझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्सन कठिन है, बहुत ही आसान पर्सन है, लेकिन उसमें बोली गई जो बातें हैं वो हमें अच्छे ढंग से समझनी होंगी। और यदि आप उसको समझ गए, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको आराम से हल कर देंगे। तो चलिए, पर्सन जो आपका है उसको हम एक बार पढ़ते हुए यहाँ पर लिख लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े, टैक्सी के भाड़े में एक नियत
भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ये आपका क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी जटिल मामला है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना बड़ा आपको ये नज़र आ रहा है उतना कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। भाषा समझने का प्रयास करेंगे, नहीं समझेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको। एक नगर में टैक्सी, हम बात करें चौथे पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर, ये चौथा पॉइंट चल रहा है तीसरे पर्सन का। एक नगर में टैक्सी के एक भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये जो लाइन है ये कहानी है इस पर्सन की, समझाना चाहता है कि कुछ जो वाहन हैं इनका एक फिक्स रूल होता है कहीं ले जाने के लिए, कि जैसे मान लो किसी साधन को, किसी भी वाहन को आप कहीं ले जाना चाहते हैं, जब भी आप उसके ड्राइवर से बात करते हैं तो वो कहता है कि ठीक है मैं चल लूँगा, लेकिन भाई गाड़ी स्टार्ट करते ही ना 100 रुपये लगेंगे। अब तो कितने किलोमीटर ले जाता है वो मुझे नहीं पता है, गाड़ी स्टार्ट करते ही 100 रुपये लगेंगे, और उसके बाद जितनी दूरी पर तू लेके जाएगा प्रत्येक दूरी पर आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर 50 रुपये देना पड़ेगा। तो पहले जो 100 रुपये बोला था गाड़ी स्टार्ट करते ही, वो क्या था? नियत भाड़ा, वो तो फिक्स है, उतना तो उसको देना ही होगा। अब उसके बाद जितने किलोमीटर हम जाएंगे उतने किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से हम उसको भाड़ा देंगे। तो इसको यहाँ तक का जो सेंटेंस है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो घबराने वाली बात नहीं है, आगे बढ़िए आप। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो पहला ये जो सेंटेंस है ये पहला समीकरण बनाएगा। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, ये दूसरा जो सेंटेंस है ये दूसरा समीकरण बनाएगा। यहाँ देखिए जो मेन बात है वो यहाँ से समझ में आएगी। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा, नियत का मतलब होता है फिक्स, कि कुछ राशि ऐसी होती है कि वो तो फिक्स है। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यही हम लोगों को क्या करना है? मानना है। तो यहाँ अपन मानेंगे कि माना नियत भाड़ा है वो क्या है? x रुपये, तथा आगे क्या बोल रखा है देखो, नियत भाड़ा है, यहाँ तक उसको हमने x रुपये मान लिया। क्या मान रखा है? x रुपये, नियत भाड़ा x रुपये। इसी प्रकार प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा
उसको हमने क्या मान लिया, y रुपये है। बस यही मेन बात है। और ये जो मानना जो समझ गया, अब इसका रिजल्ट आना आसान है। देखिए, नियत का मतलब है फिक्स, उतना तो लगेगा ही, उसके अलावा भी लगेगा। तो यहाँ देखो, ये जो दूरी बता रखी है 10 किलोमीटर के लिए इतनी यात्रा की जा रही है, लेकिन ध्यान देना है जो नियत भाड़ा है वो चाहे तुम कितने भी किलोमीटर जाओ वो भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने किलोमीटर जाता है उसके हिसाब से यहाँ देखेंगे प्रति किलोमीटर, प्रति का मतलब होता है एक किलोमीटर का भाड़ा हमने वाई मान रखा है। अब भाड़ा कोई वाई थोड़ा ना होता है। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे हम जो अल्फ़ाबेट है उसके जितने भी वाई हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे और भाड़ा यदि कोई बोलेगा उसको वाई दे देंगे। वाई देने से काम नहीं चलेगा भाई, ये तो माना गया है। तो नियत भाड़ा जो आपने माना था वो तो लिखना है ही। अब देखेंगे कितने किलोमीटर बोला है, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए क्या माना आपने, वाई, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा 10 वाई। इसका जो कुल भाड़ा बताया गया है वो है 105। तो आपको समझ में आया होगा कि ये 10 किलोमीटर कहाँ काम में लेना था। याद रखना, नियत भाड़ा तो लिखना है ही, नियत का मतलब फिक्स होता है, उतना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में जितने किलोमीटर जाएगा उसके अनुसार भाड़ा लगेगा। अब 1 किलोमीटर का हमने वाई माना था तो 10 का क्या हो गया 10 वाई, और टोटल ये बता रहा है। यहाँ से आप अक्स का मान निकाल लो, अक्स का मान निकालेंगे तो 10 वाई इधर चला जाएगा, 105 माइनस 10 वाई, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा समीकरण हम बनाएंगे, उसके लिए दूसरा सेंटेंस दिया गया 15 किलोमीटर। किलोमीटर की बाद में बात करेंगे। नियत भाड़ा कितना माना था हमने, अक्स, नियत का मतलब फिक्स, ये तो लगेगा ही लगेगा। और 15 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 का हो जाएगा 15 वाई बराबर कितना बता रखा है 155। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब कोई समस्या नहीं है, सब हल हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखेंगे, अक्ष का। तो चलो यहाँ जो अक्ष है वहाँ पर ये लिख दो 105 माइनस 10 वाई, ये जो अक्ष था उसकी जगह ये लिख दिया। आगे जो भी है उसको ऐसा कैसा नोट कर दो, ये है 15 वाई बराबर 155। अक्ष गायब हो गया, बोल सर अक्ष तो गायब हो गया, हो जाने दो, हमारे क्या भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 वाई में से 10 वाई घटाना पड़ेगा, 15 वाई में से 10 वाई घटेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 वाई, और ये जो 105 है उसको उधर भेज दो 155 की तरफ। तो 155 माइनस 105, 5 वाई बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो ये आएगा 50। और यदि अपन वाई का मान निकालेंगे तो गुणा में जो 5 आ रहा था वो आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, 50 बटे 5, 50 में 5 का भाग लगाएंगे कितना मिलेगा भाई 10। y बराबर आ रहा था 50 बटे 5, 50 में 5 का भाग लगाया तो y का मान आ गया 10। अब y का जो मान है 10 है वो सब मिल गया हमें, और ये मान हम कहाँ रखेंगे, कौन से समीकरण में रखेंगे, पहला या दूसरा, किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन पहले समीकरण में रखा करो, इससे क्या है काम फास्ट होगा। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब मान कैसे रखना होगा, ऐसा नहीं कि बोले सर ये y का मान उठाया और समीकरण नंबर 1 में ये लो रख दिया, ये रखना नहीं है। रखने का मतलब है उसको काम में लेना है। समीकरण नंबर जो 1 है ये रहा, इसमें जहाँ पर भी y आ रहा है वहाँ आपको कितना काम में लेना है 10, ये होता है मान रखना। तो यहाँ से स्टार्ट करो, x बराबर 105 माइनस 10 गुणा, क्योंकि 10 के साथ ही y गुणा है और ये हो गया 10, तो 105 से माइनस 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, तो x का मान कितना आ गया भाई 5। आपको ध्यान होगा x हमने किसको माना था, नियत भाड़े को, क्लियर हो गई बात है। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या मान रखा है y, तो अब हम लिख देंगे अतः नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा अक्ष मान रखा है तो अक्ष का मान 5 आ गया ना, तो ये हो गया 5 रुपये। तथा आगे मान रखा है प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y माना है, y का मान कितना आया था यहाँ पर 10, तो ये हो गया 10 रुपये। प्रश्न का उत्तर लगभग आ गया, लेकिन इसने एक लाइन और बोली थी, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन
हटा दिए। लास्ट में एक लाइन थी कि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा। देखो, एक तो है फिक्स किराया, नियत है। नियत क्या मान रखा था, अक्स, उतना तो लगेगा ही लगेगा। अब 1 किलोमीटर का वाई है, उसको जाना है 25 किलोमीटर, तो 25 का क्या हो गया, 25 वाई। और अब हमारे पास में अक्स का मान भी है, वाई का मान भी है, वो दोनों मान यहाँ रख दो। अक्स का मान 5 है और वाई का मान कितना था, 10। 5 प्लस, पहले 25 को 10 से गुणा करो, 250। 250 में ये जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 255 रुपये। तो उस व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, कितना किराया देना पड़ेगा, 255 रुपये। किराया तो देना ही पड़ेगा। कोई कह रहे हैं यार इतना किराया क्या, किराया मजबूरी है भाई। ऑयल, तेल है, काफ़ी बढ़ चुका है, इसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई। तेल की कीमत बढ़ी है तो आपको देना ही पड़ेगा किराया। तो चलिए, इसके बाद इस पर्सन में केवल 2 पॉइंट बच गए हैं। मैं चाहता हूं कि इन 2 पॉइंट के लिए हमें अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़े, इसलिए दोनों पॉइंट है वो अपन इसी में करेंगे। तो आपका ये जो अगला जो पॉइंट है 5वां, वो देखो क्या है। पॉइंट नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 बन जाती है। यदि अंश और हर में, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, पहले प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश व हर, लगभग अपन जानते हैं कि बटे में कोई संख्या लिखी जाती है, उसको यदि भिन्न बोला जाए तो ऊपर जो संख्या लिखी जाती है बटे के ऊपर वो अंश होता है, बटे के नीचे हर, इतना तो अपन सब जानते ही। दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 बन जाती है। तो ये पहला जो सेंटेंस है ये कहाँ काम आएगा, पहला समीकरण बनाने के लिए। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितनी बन जाती है, 5/6। ये दूसरा सेंटेंस है, ये कहाँ काम आएगा, दूसरा समीकरण बनाने के लिए। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप तो ये बता दीजिए कि आपको पूछा क्या गया। ये बात तो सबको समझ में आई गई ना, क्या पूछा गया, हमें पूछी गई है भिन्न। तो जो पूछा गया है उसी के अनुसार माना जाता है, माना वह भिन्न। और भिन्न हम लिखते हैं बटे में, तो ऐसे लिख दो अक्स बटे वाई है, ऐसा हम मान लेंगे। क्या मान लिया हमने, अक्स बटे वाई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, न मैं मेरे अनुसार काम करूँगा न आपके अनुसार काम करूँगा। काम किसके अनुसार करना है, पर्सन के अनुसार। देखो आपकी भिन्न आपने क्या मानी है, अक्स बटे वाई। अब पढ़ेंगे पहला सेंटेंस, अब काम आएगा यहाँ। इतना काम करना है, इतना काम हमने कहाँ से समझा, लास्ट वाले लाइन से। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, इसके अनुसार उस भिन्न को हमने अक्स बटे वाई माना। और अब देखो, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कह रहा है यदि इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और इसके हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न है, उसका मान कितना हो जाएगा, 9/11। इस पहले सेंटेंस का मतलब ये है, समझ गए होंगे। अक्स बटे वाई भिन्न हमने मानी थी, तो हमने पहले तो यहाँ अक्स बटे वाई लिखा था।
इसने बोल दिया कि अंश व हर दोनों में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 2। तो अब ये 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ देखो वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा। पहले इस 11 को इन दोनों से गुणा करो तो ये बनेगा 11 अक्ष प्लस 22। फिर इस 9 को गुणा करेंगे इन दोनों से तो ये बनेगा 9y प्लस 18। यहाँ से हम चाहते हैं अक्ष का मान निकालना, तो 11 अक्ष को तो यहाँ रख लो और इस 22 को उधर भेज दो। 9y प्लस 18 माइनस y। अब इधर y तो है नहीं तो 9y तो ऐसा कैसा बचेगा, 18 में से 22 नहीं घटता है, 22 में से 18 घटा लो, 4 बचेगा माइनस का। ये 11 अक्ष के बराबर चल रहा है। हम निकालेंगे अक्ष का मान तो अक्ष बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 और ये 11 जो गुणा में आ रहा था वो आ जाएगा बटे में। और ये हो गया आपका पहला समीकरण। पहला समीकरण बनाने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। अक्ष बटे y माना था, उसने 2 जोड़ने के लिए बोला था, हमने 2 जोड़ दिया, अंश में भी हर में भी। उसका उत्तर हमें कितना बता रहा है, प्रश्न के अनुसार 9/11, 9/11 लिख दिया, वज्र गुणा कर दिया और ऐसे हम अक्ष के मान को हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए दोबारा आपने जो भिन्न मानी थी वही लिखेंगे, लेकिन दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, अंश में भी 3 और हर में भी 3। अब ये भिन्न है वो, उसका मान कितना हो जाएगा, 5/6। तो ये लीजिए 5/6, वज्र गुणा करो भाई। पहले 6 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 अक्ष प्लस 18 बराबर, फिर 5 को इधर गुणा करो, ये हो गया 5y प्लस कितना 30, क्योंकि 15, 5 को 3 से गुणा करना था, ये हो गया 15। दोबारा सुन लो, 5 को y से करेंगे 5y, 5 को 3 से भी करेंगे। इसको ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसको समीकरण नंबर 2 सीधा बना दो और समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखेंगे, अक्ष का। तो चलो अक्ष का मान कैसे देखो, ये 6 गुणा अक्ष किस गए ये लिखेंगे, अक्ष किस गए क्या लिखना है, 9y माइनस 4। इसको ऐसे लिख दो ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, y है 4 बटे 11। कौन सा 11 है ये, आगे ऐसा कैसा। आप चाहो तो 18 को उधर भेज सकते हो, 15 की तरफ भेज देना साथ साथ में। तो ये देखो बराबर लगा दिया, 6 गुणा अक्ष की जगह लिख दिया। चलो 18 को यहीं लिख देता हूँ, कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या करें भाई। ये 18 बराबर आगे आ रहा है 5y प्लस 15। देखो ये 11 6 से कटेगा नहीं, जब नहीं कटता तो 6 को पहले यहाँ गुणा करो, 9 6 54, y माइनस 6 को 4 से गुणा करो 24। इतना तो समझ गए। अब देखो बाकी के बटे में कुछ भी नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर जो संख्या वही आपका क्या होता है, लेस है, एलसीएम, और इसको आगे वाली सभी संख्याओं से गुणा कर दो और बटे में लिखना मत, हो जाएगा। तो 11 को इससे गुणा करो, ये हो गया 11 8 88, 11 8 19। 11 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया 55y, और 11 को यहाँ गुणा करेंगे 11 5 55 और 11 5 16 165। हम किसका मान निकालना चाहते हैं, y का। तो देखो y कहाँ पर है, एक तो ये रहा y, एक ये रहा, तो इनको सबको इधर लेके आ जाओ। 54y माइनस ये 55y इधर आ जाएगा बराबर, इधर कौन बच गए 165, यहाँ कौन बचा हुआ है 24 भी बचा हुआ है, ये भी, इनको उधर भेज दो। 24 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 198 किसका हो जाएगा, माइनस का। 54y में से 55y नहीं घटता है, कोई बात नहीं, 55y में से 54y घटा लो, 1y बचेगा लेकिन माइनस का। इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गया 189 माइनस 198। ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो 198 में से ये घटा लो तो यहाँ बचेगा माइनस का 9। ये y भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। y का मान कितना हो गया 9। और y का मान आपको कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 में। y का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 अपना ये था, इसको हम मिटा नहीं रहे हैं।
y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 1 ये रहा, x बराबर 9 गुणा y का मान कितना निकाला है 9, तो y की जगह 9 लिख दो, -4/11, 9 को 9 से गुणा करें 81 -4/11, 81 में से 4 घटाएंगे 77, 77/11 और 77 में 11 का भाग जाता है 7 बार, अक्ष का मान आ गया 7। हमने क्या मानी थी भिन्न, हमने भिन्न क्या मानी थी x/y, ऐसा ही माना था। तो बोलो x का मान कितना है 7, y का मान कितना था 9, तो आपकी भिन्न हो गई 7/9। ये आपका 5वां पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ। और इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे। इस पॉइंट में आप देखेंगे कि उम्र वाला पर्सन है, और उम्र वाला पर्सन जो है उसके समीकरण कैसे बनाते हैं। आप लोगों को आज बहुत ही आसान से एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। यदि उम्र से संबंधित कोई पर्सन आ गया तो उसके समीकरण बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप समीकरण बना लोगे। छठा पॉइंट जो है पर्सन, एक बार हम थोड़ा लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं समझना है, ज़्यादा समझोगे तो हो सकता है मामला गड़बड़ हो जाए। मैं समझाऊंगा उतना ही समझना है, आराम से समझते जाना। 5 वर्ष पहले जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व है, पूर्व का मतलब आप समझते ही हो पहले। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? एक बार इस प्रश्न को थोड़ा आराम से समझें, क्या इसमें बोला गया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी 5 गुनी ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं 3 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? किनकी वर्तमान आयु की बात की जा रही है? जेकब और उसके पुत्र की। अब यदि आपसे ये पूछा जाता है तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? हमें क्या पता भाई, इनकी उम्र, वर्तमान उम्र क्या हमें नहीं पता है। जेकब की और उसके पुत्र की आयु कौन बताएगा? उसके घर वाले बताएंगे। जेकब की आयु पूछ रहे हैं उसके माँ बाप से पूछो, यदि उसके पुत्र की आयु पूछ रहे हैं तो जेकब से पूछ लो। ऐसा नहीं है, गणित में हम लोग है जवाब दे सकते हैं। और देखना किस प्रकार से उम्र वाला प्रश्न कभी आप लोगों का गलत नहीं होगा। क्या करना है, पहले तो आपको केवल इतना ही समझना है इस प्रश्न में किस किस व्यक्ति की बात हो रही है। एक तो जेकब, एक उसके पुत्र, दोनों की उम्र को माना जाएगा, दोनों की आयु को मान लेंगे। माना वर्तमान में जेकब की आयु x वर्ष है। अब ये कोई उम्र थोड़ा ना होती है, x वर्ष मानना पड़ेगा। लेकिन तथा उसके पुत्र की आयु क्या है? y वर्ष है। इतना तो समझना पड़ेगा ना
कि जो आपसे पूछा गया, जिनकी आयु पूछी गई उनको अक्स वाई मान लो। और अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार और थोड़ा थोड़ा मेरे अनुसार भी, क्योंकि मेरे अनुसार समझोगे, प्रश्न थोड़ा ना समझाएगा, समझा तो मैं रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी बात मेरी भी मानेंगे, तो मेरे अनुसार भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ लिखूँगा नहीं मेरे अनुसार, ठीक है ना। चलो, उम्र वाले प्रश्न में ज़्यादा नहीं समझना है, एक्स और वाई है उनको ऐसे बराबर में लिख लो, थोड़ा सा गैप दे दो, एक्स और वाई को बराबर में लिखना, इतना काम तो कर सकते हैं ना। अब पढ़ेंगे पहला सेंटेंस, 5 वर्ष बाद। एक बात तो अपन यहीं पे कर लें, 5 वर्ष बाद। देखो कोई भी व्यक्ति है, यदि 5 साल बाद में उसकी उम्र पूछी जाती है तो उसकी उम्र बढ़ेगी या घटेगी? उम्र तो बढ़ेगी। मान लीजिए आज मेरी उम्र 30 वर्ष है, अब मैं कहूँ कि 5 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। अब वो 35 कब आया? 5 जोड़ने पर आया। तो एक तो ये ध्यान कि 5 वर्ष बाद, जितने वर्ष बाद बोला जाता है वो संख्या दोनों तरफ जुड़ेगी। जितने वर्ष बाद बोला गया है वो संख्या दोनों तरफ जुड़ेगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलो आगे पढ़ते हैं। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करना किसको है? देखो, अक्स किसके लिए बोला था हमने? जेकब के लिए। तो इसमें जेकब है और उसका पुत्र जो है उसमें बड़ा कौन होगा? वो सर पता नहीं कौन बड़ा होगा। अरे ये पुत्र है, ये जेकब है, जेकब इसका पिता है, पिता ही तो बड़ा होगा। ऐसा थोड़ा बोल, पता नहीं सर पुत्र भी बड़ा हो सकता। नहीं रे, ऐसा पागलपंथी का काम नहीं करना हम लोगों को, सही सही बात करनी है। जेकब इसका पिता है इसका, तो इसकी उम्र ज़्यादा होगी। तो ये है 3 गुना, तो 3 गुना ये है, तो 3 को इससे गुणा मत करना, दूसरी साइड में गुणा करना है। बोल सर ये ऐसा क्यों किया? 3 गुना तो ये था, इधर क्यों किया? ये मेरा दुश्मन थोड़ा ना है। इधर मैंने इसलिए गुणा किया कि ये बेचारा छोटा है, वाई कौन है? उसका पुत्र है ना, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तब बराबर होगा ये। तो जिस तरफ पहले नाम जिसका आया वो व्यक्ति 3 गुना है, तो 3 गुना है तो ये, लेकिन इधर गुणा करने से क्या समीकरण है वो संतुलित नहीं होगा, समीकरण सही नहीं बनेगा। तो जिस तरफ वो बोल रहा है उसके विपरीत साइड में गुणा करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये x + 5 तो आएगा ऐसा कैसा, क्योंकि इसके बाहर कोई भी संख्या गुणा नहीं है। कोष्टक लगाना ज़रूरी था। 3 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y + 5। हम यहाँ से 15, 3 को 5 से गुणा करना था। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 3y + 15, ये तो पहले से ही था। इस 5 को उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। x बराबर 3y और 15 में से 5 घट जाएगा, ये बच गया 10। इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। एक बार दोबारा सुन लो, ये चीज़ कैसे बनी थी। पहले मैंने दोनों तरफ क्या लिखा था? x और y लिखा था। मैंने कहा था कि उम्र वाले पर्सन में ज़्यादा नहीं सोचना, x और y को बराबर लिख दो। फिर जितने वर्ष बाद में वो बोल रहा है उतनी संख्या दोनों तरफ जोड़नी है। तो उसने बोला था 5 वर्ष बाद, इसलिए हमने 5 जो है वो दोनों तरफ जोड़ दिया है। ठीक है। अब पहले नाम किसका आ रहा है? जेकब का। इसका मतलब जेकब है, उसकी आयु कितनी है? 3 गुना। तो जिसके लिए वो बोल रहा है उस तरफ गुणा ना करके दूसरी तरफ गुणा करेंगे, ये है मेरे अनुसार। ठीक है ना। अब इसको हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से x का मान निकालेंगे। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो दूसरा सेंटेंस काम में लेंगे। हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं भाई? उम्र वाला प्रश्न। तो उम्र वाले प्रश्न में x और y को बराबर में लिख दो, थोड़ी जगह छोड़ दो दाएं बाएं, क्योंकि हमें थोड़ी गड़बड़ करनी पड़ सकती है यहाँ पर। आगे बोला 5 वर्ष पूर्व है। पूर्व का मतलब पहले। आज से 5 वर्ष पहले किसी की भी उम्र यदि पूछी जाए तो वो क्या होगी? 5 वर्ष कम होगी ना। अभी मैंने उदाहरण दिया, वैसे जैसे मेरे आज 30 वर्ष उम्र है, तो 5 साल पहले कितनी आयु थी? 5 साल कम थी, 25 वर्ष थी। तो 5 साल पहले बोला गया तो 5 दोनों तरफ घटाएंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। जेकब की आयु, पहले नाम जेकब का आ रहा है। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 से गुणा करना है। 7 गुणा कौन है? जेकब है। जेकब की तरफ गुणा नहीं करना, इधर गुणा करना। हो गया काम। अब थोड़ा सा सरल कर दो, x - 5। इसके पहले तो कुछ आ नहीं रहा है, तो ये तो ऐसा कैसे आएगा? 7 को गुणा करेंगे 7y - 35। इस 5 को उधर भेज देना और ये 7y इसको इधर ले आना। x और y को एक तरफ बना लो। 7y को इधर लेके आ गए, 5 को उधर ले जाएंगे 35 की तरफ। तो 5 किसका हो जाएगा? प्लस का। x - 7y
बराबर ये हो गया 40। समीकरण नंबर क्या बन गया 2। जिसको समीकरण बनाना आ गया उसका उत्तर आ गया, ये समझ लीजिए। समीकरण नंबर जो 2 है वहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 से क्या रखेंगे, मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, घबराना नहीं है। समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में किसका मान निकाला हुआ है, अक्ष का, तो लिखेंगे अक्ष का मान रखने पर, अक्ष का मान रखने पर, चलो अक्ष का मान यहाँ रखते हैं। यहाँ जो अक्ष है वहाँ ये लिख दो। ठीक है, अक्ष के पहले कोई संख्या गुणा में नहीं आ रही है तो कोष्टक लिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणा में आता है तो कोष्टक लिखा करो। ये हो गया अक्ष का मान, और आगे ऐसा कैसा नोट कर दो 7y बराबर 40। 3y में से 7y को घटाया जाएगा, कितना बचेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप सब लोगों को कि भाई 3y में से 7y घटाएंगे तो ये माइनस का 4y बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 4y। फिर देखो 10 को उधर भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास में यहाँ पर अब आगे हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसको हमें हल करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से देखिए ये हल होगा। एक बात थोड़ी सी यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी भाई। मैं भी यही समझ रहा था थोड़ा कि भाई संख्या में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, क्या हुआ यहाँ पर ये जो -35 था, ध्यान है, और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस का होगा। अब ये संख्या प्लस माइनस की, प्लस की, तो यहाँ तो घटाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ कितना बचेगा, -30। ये थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, तो चलो यहाँ क्या आएगा, -30 आएगा। ये -30 है और 10 इधर जाएगा माइनस का। अब ठीक है, तो ये माइनस का 4y और ये हो गया माइनस का 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, ये 4 बटे में जाएगा ना 10। y का मान 10 आ गया तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो ताकि x का मान आ जाए। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलो रखो, x बराबर 3 गुणा y, ये रो y का मान 10 प्लस 10, पहले इनको गुणा करो, ये हो गया 30, 30 में 10 जोड़ दो, ये हो गया 40। अक्स किसकी उम्र मानी थी, जेकब की। तो जेकब की आयु तो हो गई कितनी भाई, जेकब की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष, क्योंकि जेकब की आयु को हमने x माना था और उसकी पुत्र की आयु को क्या माना था, y। तो ये हो गई उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये हो गई 10 वर्ष। इस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा। काफ़ी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बोरिंग महसूस हो रही होगी, लेकिन जो भी है गणित में पॉइंट्स ऐसे ही हैं। 1-2 पॉइंट के लिए मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ता। आजकल लाइट का इश्यू चल रहा है, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, तो काफ़ी तकलीफ थी, आप लोगों को वेट होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन 2 पॉइंट और शामिल कर देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप सब के सब पॉइंट इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में आज केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।